दोस्तों, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मानव संसाधन का पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। क्या होता है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, ये पढ़ने वाले हैं। आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। पंजाब में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी जिसके कुछ उदाहरण हैं। आप लोग को क्या कौन कौन सा सांस्कृतिक जगह अच्छी लगती है, कमेंट में बताइएगा। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी आप लोग को, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगा सिलेबस के अनुसार, तो आप इसको पूरा देखिए, स्किप करके पढ़ सकते हैं। चलिए, जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या तो परिवर्तन होता ही है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। इसमें बोल रहे हैं लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, आप सभी जानते हैं। यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र 3 में दिखाया गया है। क्यों ऐसा? वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास में लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उचित अवस्था इसलिए था क्योंकि वह उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। हाँ, पहले स्वास्थ्य सुविधा उतनी जरूरत नहीं था, लेकिन था भी नहीं, और सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। सन 1804 में 50 वर्षों बाद 1949 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम से जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। जन्मों को साधारण जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या पे मापा जाता है। ये मिलियन पे पूरा दिया गया है, लोगों की संख्या। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, ये वाली। किसी क्षेत्र विशेष बोले है ना, विशेष में लोगों की आने जाने की को प्रवास कहते हैं। जैसे अब 500 ईस्वा पूर्व में इतने थे, फिर 0, फिर 1000, 1500, ऐसे करते करते 2025 तक दिए गए हैं। ये देखिए, मिलियन। यहाँ पे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना, ये जन्म दर है, ज़्यादा लोग हैं, ये मृत्यु दर है। यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ये कम है, ये ज़्यादा है, इसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। नाम से स्पष्ट है। जनसंख्या स्थिर, जन्म दर मृत्यु दर दोनों बराबर दिख रहे हैं यहाँ डायग्राम में।
जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना, जनसंख्या एक जैसी रहती है, जनसंख्या का ये संतुलन है। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? जनसंख्या का संतुलन। जनसंख्या में कमी होना, जनसंख्या में कमी होना, जन्म दर कौन सा ज़्यादा है? मृत्यु दर ज़्यादा है। जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, जन्म दर से लोग ज़्यादा मर जा रहे हैं तो जनसंख्या में कमी आ रही है। आगे बढ़ते हैं। एक ऊपर में कुछ पॉइंट दिया था, हम पढ़ लेते हैं उसको। शब्दावली। जीवन प्रत्याशा क्या है? यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ भी शब्दावली दिया है। अप्रवास, जब व्यक्ति नए देश में जाता है उसको अप्रवास कहते हैं। उत्प्रवास, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। ये पॉइंट हम याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। जनसंख्या क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि प्राकृतिक वृद्धि की दर तीव्र बढ़ती जा रही है। प्रवास एक अन्य कारक है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी हमने यहाँ पर ये अच्छा, उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिया है। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। ठीक है, देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। ये भी याद कर लीजिएगा, ये वाली लाइन। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ से प्रवास के बारे में जो दिया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। आजकल गांव से ज़्यादा शहर में सब चीज़ उपलब्ध है करके वहाँ बच जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है, यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। यद्यपि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है ना। थोड़ी स्वास्थ्य सेवाओं में जैसे सुधार आया है तो थोड़ी मृत्यु दर कम हो गई है पहले की अपेक्षा, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है। परंतु सरकार ने अभी ऐसा बोलते हैं कि 2 बच्चे ही पैदा करना है, लेकिन उतना सुधार नहीं आया है, अभी भी अधिक है, जिसमें वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। जैसे बहुत सारे देश में अलग अलग है। ठीक है, जैसे ये देखिए विश्व जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें हैं। जैसे कि दक्षिण आर्कटिक महासागर हो गया, यहाँ पे हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये हमारी कर्क रेखा, ये इधर प्रशांत महासागर है, ये मकर रेखा है। यहाँ पे 21 जून गर्मी के दिनों में 21 जून का सूर्य का लंबवत किरणें यहाँ पे कर्क रेखा पे पड़ती है। और शीत ऋतु में 22 दिसंबर को यहाँ पे देखिए 22 दिसंबर को यहाँ पे लंबवत पड़ती है शीत ऋतु में।
चलिए आगे देखते हैं। और इसमें क्या क्या दिया है, उत्तरी आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ये जनसंख्या संगठन, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। जापान अधिक विकसित है बांग्लादेश से, है ना। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सभी एक जैसे नहीं होते हैं, सबका आर्थिक स्वास्थ्य सब अलग अलग रहता है। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। ये जनसंख्या संगठन है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे ये चित्र दिया गया है, देख लेते हैं। सोचे, प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे सब ये बोल रही हैं कि मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। ये अम्मा जी बोल रही है। मैं सेतु बनाना चाहता हूँ, मैं सेतु बनाता हूँ, डायग्राम दिखा रहे हैं। मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, ये सिंगर है। मैं घर की देखभाल करती हूँ, ये हाउसवाइफ। और मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ, ये डॉक्टर बनना चाहती है, साइंटिस्ट जो भी। मैं किसान हूँ। ये सब अपने अपने बारे में बता रहे हैं। आगे देखते हैं। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, है ना। तभी तो हम जान पाएंगे कि कितनी जनसंख्या है, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या अंतर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। यहाँ पे जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। यहाँ पे एक अच्छा, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, मेन पॉइंट है। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे, निचले भाग में हम देख सकते हैं, जैसे कि यह एक जनसंख्या पिरामिड है और इसमें इधर पुरुष है, इधर स्त्री है, और ये दो बॉय और गर्ल बोल रहे हैं। ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख क्या है? ये बोलती है यह जनसंख्या पिरामिड है। यहाँ पे आपस में दोनों बात कर रहे हैं। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ? ये बोल रहे हैं, क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ? ठीक, अवश्य। हम 3 देश का अध्ययन करते हैं। हम 3 देश का अध्ययन करते हैं। ये इनसे बोल रही है, बातें कर रहे हैं दोनों बच्चे। यहाँ पे बातें हो रही है, वह क्या है? ये एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयु वर्ग में दर्शाया करते हैं। चार्ट को दिखा के बोल रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये बातें कर लिए। इसमें दिया गया बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोग की संख्या दर्शाती है, जैसे 65 वर्ष से अधिक। ऊपर वाला आकार जैसे नंबर है, ये वृद्ध लोग को दर्शा रहे हैं और मृतकों की जनसंख्या को दर्शाते हैं, दोनों हैं उसमें। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के दर्शाए हैं। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं
आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। यहाँ पे 15 से 65। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जा रहा है। जैसे ये पिरामिड देख रहे हो इधर, ऐसे पिरामिड यहाँ से ऐसा एकदम मीनार टाइप का खड़ा हुआ है, बता रहा है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा होता जा रहा है। ये आधार है, यहाँ पे क्या है, चौड़ा है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है, कुछ कारणवश से हो जाती है, और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति में केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। ये केन्या का पिरामिड है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चे में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्ष अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है। ये देखिए, ये भारत का पिरामिड है हमारे, ये भारत का पिरामिड, और ये है जापान का पिरामिड, ये जापान का पिरामिड है ना। मतलब ये यहाँ तक बहुत ज़्यादा बराबर संख्या में है, फिर ये धीरे धीरे कम होते गया है ऊपर की ओर। जापान जैसे देश में आधार पर पिरामिड सकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुँच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवक जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक ही शिक्षित किया जाना चाहिए। ये मानो, ये अभ्यास जो हम आने वाली अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक धन्यवाद।